नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 3 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रशिया ने एक बड़ी धमकी देते हुए वेस्टर्न यानी साफ तौर पे कहा जाए अमेरिका और फ्रांस को कहा है कि जवाब देने में हम वक्त नहीं लगाएंगे। और साथ ही इस समय इजराइल के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में कितना नुकसान इजराइल को हुआ है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इजराइल ने अपने ही 4 सैनिकों को 10 दिन के लिए जेल में डाल दिया है। तो क्या वजह है, इस खबर को भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही भारत के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है। आरोप बड़ा सिंपल सा है कि भारत इजराइल की मदद कर रहा है। तो क्या इस आरोप में सच्चाई है? क्या भारत के हथियार इजराइल तक पहुंच रहे हैं? और अगर भारत के हथियार इजराइल तक पहुंच रहे हैं तो क्या इसमें भारत की कोई मजबूरी है? इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट की क्या सूरत हाल है इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट हमेशा से ही उस देश के लिए दुआ का काम करता है। जब आपकी उंगलियां ऐसे चलती हैं, आपने लिखा कि फिलिस्तीन जीत जाए, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला उस दुआ को कबूल कर सकता है। तो हमारे आपके बस में कुछ है नहीं, तो आप चाहे तो दुआ कर सकते हैं। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको फ्लोटिला की बताऊंगा। आपको पता होगा कि फ्लोटिला से कई सारे जहाज़ों का जो जखीरा था वो इजराइल के खिलाफ गजा के अंदर मदद लेके आ रहा था। इजराइल ने साफ तौर पे ये धमकी दी थी कि अगर ये जहाज़ एक फिक्स टेरिटरी के अंदर आती हैं तो इन जहाज़ों को हम पकड़ लेंगे। साथ में फ्रांस और तुर्की ने कहा था कि अगर इजराइल ने कोई हिमाकत की तो हम इजराइल को सबक सिखा देंगे। हमारे ड्रोन ऊपर उड़ रहे हैं, हमारे फाइटर जेट उड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल ने जो बोला था वो कर दिखाया। कल तक 40 में से 39 जहाज़ों को उसने इंटरसेप्ट कर दिया था और आज फाइनली खबर निकल के सामने आई कि आखिरी जहाज़ को भी इंटरसेप्ट कर दिया। इन जहाज़ों में कई सारे सांसद बैठे थे, कई सारे वकील बैठे थे, ग्रेटा थनबर्ग भी थी, लेकिन इसके बावजूद ना कोई रियायत ना ही कोई मुरव्वत, सीधा सीधा इनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इनके खाने को जो भी चीज़ें ये लाई थी उसको इंटरसेप्ट करके ख़राब किया गया। और उसके बाद अब इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। अब ये घटना जब घटी तब पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लाखों करोड़ों में, करोड़ों की बात कर रहा हूँ, अलग अलग देश में करोड़ों की तादाद में लोग इस समय सड़कों पे निकल चुके हैं और इन्होंने फिलिस्तीन का झंडा अपने हाथों में ले रखा। और साथ ही अब फिलिस्तीन का जो दर्द अब तक लोगों को नहीं दिख रहा था, जब अलग अलग देशों के सांसदों को पकड़ लिया गया, वहाँ के विधायकों को पकड़ लिया गया, तब जाके आम आवाम को समझ में आई एक बात कि भाई जब सांसद और विधायक पकड़े जा रहे हैं, उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा, तो आम आवाम का क्या हाल होगा। इसी वजह से इस समय जो सूरत हाल है कि पूरी दुनिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बस एक बात आके फंसती है कि आम जनता कितना भी प्रोटेस्ट कर ले, आम जितना कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, जब वहाँ के नेता, वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। ये बात आपको खुद समझनी पड़ेगी। अगर वहाँ के प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेंगे तो आम जनता चिल्ला के प्रदर्शन करके क्या कर लेगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही इस समय आयरलैंड के हवाले से। आयरलैंड एक ऐसा देश था जो लगातार इजराइल के खिलाफ बोलता था। आयरलैंड लगातार ये कहता था कि हम इजराइल के खिलाफ खड़े, इजराइल के साथ हम कोई भी बिजनेस डील नहीं करेंगे। इजराइल पे उसने न जाने कितने सैंक्शंस लगाए। लेकिन अब आप खबर देखिए कि अमेरिका की 4 बड़ी कंपनियां आयरलैंड में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं। और आने के बाद जब उन्होंने सुना कि आयरलैंड जो है वो प्रेशर बना रहा है इजराइल के ऊपर, तब उन 4 बड़ी कंपनियों ने कहा कि देखो, अगर आप इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाओगे तो मजबूरी में हमें अपना यहाँ से बोरा बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। हम अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते चूँकि हम अमेरिकन कंपनी हैं। ये बात जब आयरलैंड के सरकार को पता चली तो साथ ही एक बात और पता चली कि आयरलैंड के जितने बिजनेसमैन हैं उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खा लिए हैं अमेरिका से। और इस वजह से वहाँ पे ग्लोबल बिजनेस जो कंपनीज़ हैं उन्होंने सरकार को डराना धमकाना शुरू कर दिया। एक सीधा एग्जाम्पल ऐसे आप समझिए कि अगर अंबानी और अडानी मोदी जी से कह दें कि ये काम नहीं होना है तो क्या वो काम होगा। सेम सिचुएशन वहाँ पे थी, धमकाया गया। उसके बाद फिर आयरलैंड बैकफुट पे, और उसने मजबूरी में इजराइल के ऊपर जितने सैंक्शंस लगा रखे थे उन सैंक्शंस को लिफ्ट ओवर करना पड़ा। और इसका रिजल्ट ये है कि इजराइल पूरी तरीके से फ्री है। ये इधर एक खबर चली, लेकिन इसके बाद कुछ और खबरें हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब पूरी दुनिया गजा के दर्द को समझ रही है। दरअसल नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो F-35 फाइटर जेट, ये वही फाइटर जेट है जिसके दम पे इजराइल पूरी दुनिया में तबाही मचाता है। ये वही फाइटर जेट है जिसके दम पे यमन पे जाके वो बम्बार्डिंग करता है।
ये वही फाइटर जेट है जिसके दम पे इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है। ये वही फाइटर जेट है जिसके दम पे हिजबुल्लाह को मारा गया, जिसके दम पे हमास को टारगेट किया गया। और इसके जो पार्ट हैं वो नीदरलैंड से आते हैं। और अगर नीदरलैंड इन जहाज़ों के पार्ट को ना बेचे तो फिर ये जहाज़ कुछ दिनों बाद खराब हो जाएंगे। और ऐसे हाल में इजराइल की जो हवाई ताकत है वो कमज़ोर हो जाएगी। और अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि नीदरलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है, दरअसल वहाँ पे मुकदमा चल रहा था इस मामले पर, कई सारे वहाँ के एक्टिविटीज थे जिन्होंने मुकदमा कर रखा था कि भाई एक बात बताओ, अगर गजा में इतना गलत इजराइल कर रहा है तो क्या जरूरत है तुम्हें गजा के खिलाफ जाके, गजा में इंसानियत के खिलाफ जाके इजराइल को F-35 का पार्ट बेचने की। ये बात वहाँ की सरकार को जब पता चली, जब मुकदमा हो, तो सरकार ने तो भाई अपना बचाव किया। एक बार हाई कोर्ट ने भी वहाँ का बोल दिया कि देखो ये सरकार का मामला, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि एक बार फिर से विचार करो कि इजराइल को देना है या नहीं। और अब कयास लगाया जा रहा है कि सरकार इजराइल को F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स देना बंद कर देगी। और अगर ऐसा होता है तो इजराइल की जो हवाई ताकत है घुटनों पे आ जाएगी, घुटनों पे। क्योंकि जब जहाज के पार्ट ही नहीं मिलेंगे तो ऐसे हाल में वो देश जहाज उड़ाएगा कैसे? इजराइल अगर जहाज नहीं उड़ाएगा तो उसके पास है क्या? आईडीएफ के पास ताकत थोड़ी ना है। आईडीएफ की क्या ताकत है अभी आपको बता रहा हूँ, वो भी अगली खबर में। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि जो मेन ताकत इजराइल की है वो है F-35। और अब रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि F-35 फाइटर जेट पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और ये नीदरलैंड ने कर दिखाया। नीदरलैंड की सरकार को प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप एक्सपोर्ट रोक दें, सीधा सीधा एक्सपोर्ट रोक दे। और F-35 फाइटर जेट का जो पार्ट है किसी भी सूरत हाल में नहीं दिया जाना चाहिए इजराइल को। और अगर ऐसा हो गया तो इजराइल की फिजाई ताकत घुटनों पे आएगी, ये बात आप लिखित ले लीजिए। और रही बात इनकी सैनिकों की ताकत की, तो वो भी आप जान लीजिए कितनी है। एक रिपोर्ट निकल के सामने आई और इस रिपोर्ट में आप सुनिए कि इनके 4 सैनिकों को 10 दिन के लिए कारावास यानी जेल में डाल दिया गया। क्यों, वो आप जानिए। सैनिकों को आदेश दिया गया कि भाई जीप में बैठो और बैठने के बाद जाओ गाजा में ऑपरेशन करो, ये आदेश दे दिया गया। सैनिक जब जीप देखते हैं, और साथ ही आज रिपोर्ट निकल के सामने आई कि रॉकेट लॉन्चरों से गाड़ियों को टारगेट किया गया। तो कई सारी गाड़ियां ऐसी थी जो बख्तरबंद थी, उनके ऊपर जब आरपीजी फायर किया गया तो वो गाड़ियां तो सेफ हो गई, लेकिन जो जीप थी जब उस पर आरपीजी फायर किया गया तो उनके पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं। आरपीजी लगी, ब्लास्ट हुआ, सैनिक मारे गए। अब ये बात जब इन 4 सैनिकों को पता चली तो 4 सैनिकों ने साफ तौर पे कहा कि भैया हम नहीं जाएंगे यार, ऐसे गाजा में खुली जीप के अंदर जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। और एक बार मर के तो वापस आ सकते हो, लेकिन गाजा में अगर खुली जीप में गए तो हमास और बाकी जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वो हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें मार देंगे, तो हम नहीं जाने वाले। ये बात जब इन 4 सैनिकों ने सबके आगे बोल दी तब आईडीएफ के जो कमांडर हैं उनको लगा कि यार ये 4 आदमी ऐसे बात बोल रहे हैं, 4 से ये बात 40 में पहुंचेगी, 40 से 4000 में पहुंचेगी। और अगर हमारे सैनिकों में एक बार बगावत की बूह फैल गई तो फिर गाजा की जंग को लड़ना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि डर सबके अंदर है। इसके बाद क्या हुआ कि अपने सैनिकों को डराने धमकाने के लिए कमांडर ने इन 4 जवानों को जेल में डाल दिया, बल्कि इनकी कोई गलती भी नहीं थी। इनको अच्छे से पता था कि अगर हम जाएंगे तो मारे जाएंगे। और ये बात आईडीएफ के हर एक सैनिक को पता है कि अगर हम खुली जीप में जाते हैं तो हम मारे जाएंगे। इस वजह से उसने मना किया, लेकिन मना किया तो ये चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं हुई कि भाई ये तो खिलाफ जा रहा, और अगर इसको नहीं रोका गया तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। और यही वजह है कि इनको 10 दिन के लिए जेल में डाला गया है, ताकि बगावत ना हो। क्योंकि बगावत होगी तो गाजा में जो सैनिक जा रहे हैं वो भी जाना छोड़ देंगे, और ऐसे हाल में सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी, जंग हारी जा सकती है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही यूएन के हवाले से। यूएन ने भारत के ऊपर एक ऐसा आरोप लगाया है, और एज ए इंडियन मुझे इस आरोप के बारे में पहले से पता था, मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन खबर है, कवर करनी पड़ेगी। और एज ए इंडियन आपके मन में कुछ मलाल भी होंगे, लेकिन उन मलालों को भी आपसे मैं दूर कर देता हूँ। यूएन के स्पोक पर्सन है एक महिला, इनका नाम नावी पिल्ले। नावी पिल्ले ने भारत को बहुत कुछ कह के कोसा है और कहा है कि भारत जो मदद की चीज़ें इजराइल में पहुंचाता है, खासकर जो अडानी ग्रुप हथियार पहुंचाता है, जो अलग अलग चीज़ें पहुंचती है इजराइल में, इस वजह से इजराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि भारत की तरफ से हथियार नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भारत को शर्म आनी चाहिए। ये बात यूएन ने बोली। मैंने रिसर्च की, साफ तौर पे आपसे कहूँगा कि हाँ, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, काफ़ी मदद भी कर रहा है भारत। लेकिन एक बड़ा पहलू ये भी है कि जब जब बात फ़िलिस्तीन की आई तो भारत ने सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर किसी ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में वोट किया था तो वो भारत ही था। और हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर
जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि अरबों की ज़मीन है, इजराइल को खाली करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने ही बोली थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि आखिर भारत की तरफ से हथियार क्यों जा रहा। तो आप सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा। अगर मैं मुसीबत में हूँ और आप मेरे काम आते हैं, तो सीधी बात है कि आप मुसीबत में पड़ेंगे तो मुझे मजबूरी में आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। भारत इजराइल की कोई मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला और साथ ही कारगिल का जब जंग लड़ा जा रहा था, उस दौरान भारत ने पूरी दुनिया का मुंह देखा था, पूरी दुनिया का, कि कोई हमारे साथ खड़े हो जाओ, कोई हमारी मदद कर दो। लेकिन ताज्जुब की बात आप देखिए कि भारत के पक्ष में कोई बोलने नहीं आया। दो ही देश आए थे, एक रशिया आया था और दूसरा इजराइल आया था। इजराइल, हालांकि उसकी हरकतें बहुत ख़राब हैं, इजराइल बच्चों को मारता है, मजलूमों को मारता है, मासूमों को मारता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भी इजराइल ने अपने हथियार भेजे और साथ ही कारगिल की जंग में भी इजराइल ने अपने हथियार भेजे थे। इस वजह से आज हमारी मजबूरी है कि हमारे ऊपर इतना कर्ज है इजराइल का कि मजबूरी में वो कर्ज हमें चुकाना पड़ेगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और इस बात को समझना पड़ेगा आपको। भले ही भारत हथियार भेज रहा है, लेकिन क्या कोई बहुत इंटेंस हथियार भेज रहा? नहीं। भारत के पास काफ़ी इंटेंस हथियार है। आप ब्रह्मोस मिसाइलें देख लीजिए, आप अलग अलग और मिसाइलें देख लीजिए, उसको नहीं भेज रहा। हाँ, उधर से हमारी मदद हुई थी, इस वजह से हल्के फुल्के पैमाने पे हम भी मदद कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई ये ना कह सके कि भारत मदद करने वाले को भूल जाता है। रशिया ने हमारी मदद की थी, आज हम रशिया से तेल ले रहे हैं। चाहे पूरी दुनिया में गाली दे, चाहे जो कहे, सेम सिचुएशन है कि जब भारत मुसीबत में था तो कोई भारत के लिए नहीं खड़ा हुआ, तो जो खड़ा हुआ, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, भारत को कहीं ना कहीं उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा और यही सच्चाई है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एज ए हिंदुस्तानी मैं समझता हूँ इस बात को। आपकी क्या राय इस मामले पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं भी गलत आपको बताऊँ तो आप मुझे गाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस वजह से भारत इजराइल के साथ थोड़ा सा एक लीनियंट बिहेवियर दिखा रहा। तब तक मैं आपको अगली खबर की तरफ लेके जाता हूं और अगली खबर निकल के सामने आ रही गजा के हवाले से दोस्तों की गजा के अंदर 57 लोगों को मार दिया गया। सीज फायर की जो एक मयाद दी गई थी खत्म हो गई। 48 घंटे की बात तो काफ़ी पीछे छूट गई, फिर 72 घंटे की बात हुई, वो भी काफ़ी पीछे छूट गई। 72 घंटे से ओवर हो गया पूरा मामला, लेकिन अभी तक सीज फायर को लेके ना ही इजराइल एग्री हुआ, ना ही हमास एग्री हुआ। और इधर गजा में लगातार इजराइल के हमले काफ़ी तेज हो रहे हैं और खबर निकल के सामने आ रही है कि 57 लोगों को एक झटके में मार दिया। तो अगर इजराइल ने 57 लोगों को एक झटके में मार दिया है तो सिंपल सी बात है कि इजराइल का मूड सीज फायर करने का नहीं है। उधर जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं उनका भी मूड सीज फायर करने का नहीं है, चूंकि एक ब्रिगेड है इजराइल की काफिर ब्रिगेड, शायद इसका नाम इन्होंने काफिर रखना सही समझा था, लेकिन काफिर रखा है, जो भी व्हाटएवर। काफिर ब्रिगेड के ऊपर आरपीजी से आज जो रेजिस्टेंस फोर्सेज उन्होंने फायर किया और इस फायर में ठीक ठाक नुकसान हो। जो मैंने अभी आपको खबर बताई थी कि 4 सैनिक बगावत कर बैठे, उन्होंने कहा कि भाई हम मरने नहीं जाएंगे। तो जिस इंसिडेंस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि भाई टैंक तो उड़ा ही दिए जा रहे तो जेब कहाँ सुरक्षित है, तो इसी काफिर ब्रिगेड के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायर हुआ था और इसके बारे में आईडीएफ ने अपने मुंह से जानकारी दी और कहा कि टेररिस्टों ने हमारे ऊपर हमला किया है और यही वजह है कि 4 सैनिक इनके भागते भागते फिर रहे। खैर, ये तमाम चीज़ें गजा में चल रही, इस वजह से अब कंफर्म है कि गजा में सीज फायर की कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पूरा मामला फ्लोटीला की तरफ शिफ्ट हो गया। गजा की सीज फायर का जो मुद्दा था वो पीछे छूट गया। इधर रशिया ने भी धमकी दे दी है वेस्टर्न वर्ल्ड को, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार जैसी संभावनाएं भी बन रही है। ऐसा कि वो भी आपको समझा देता हूँ। दरअसल अलग अलग देश लगातार रशिया के खिलाफ जहर उगलते हुए कह रहे हैं कि रशिया गलत कर रहा, रशिया जिनोसाइड कर रहा, रशिया लोगों को मरवा रहा। इसी चक्कर में अब रशिया का जो सब्र का बांध है वो टूटा और रशिया ने बड़े साफ तौर पे कहा कि भाई ऐसा है, बार बार उल्टा बोलना बंद कर दो, नहीं तो हम किसी दिन सच में तुमको ठोक देंगे। और एक बात याद रखना कि रशिया जवाब देना बड़े अच्छे से जानता है, इस वजह से रशिया को उकसाना बंद करो। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड को रशिया ने भी बड़ी धमकी दी है और अगर इस मामले में कोई बड़ा बयान निकल के सामने आ जाता है तो ऐसे हाल में जंग काफ़ी एक्सेलरेट हो सकती है। खैर, इधर जाते जाते आपको भारत की खबर बता देता हूँ और ये खबर काफ़ी ज़रूरी है। दरअसल सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही कहा गया कि सोनम वांगचुक के जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और सोनम वांगचुक पाकिस्तान के पक्ष में बात करते हैं। ये तमाम आरोप लगा के उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच के गीतांजलि ने बड़े साफ तौर पे कहा कि मेरे पति को, मेरे हस्बैंड को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। इस समय सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में बंद है। इधर दशहरे की छुट्टी है तो अब कयास लगाया जा रहा है कि 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन कुछ सवाल है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं और ये सवाल आपके लिए लाजमी है।
अचानक से जांच पड़ताल बैठी, प्रोटेस्ट होने के बाद अचानक से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया और फिर आरोप लगा दिया गया कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान के संपर्क में थे। अब वो पाकिस्तान के संपर्क में थे या नहीं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक सवाल निकल के सामने आता है कि अगर वो पाकिस्तान के संपर्क में थे तो हिंसा होने से पहले तक सरकार के पास कोई जानकारी क्यों नहीं थी। और हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां, उनसे भी बड़ा सवाल है कि भाई जब कोई पकड़ा जाता तभी अचानक से ऐसे फैक्टर क्यों निकल के सामने आते। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का काम है ऐसी चीज़ों को एनालाइज करना कि क्या किसी व्यक्ति का तार पाकिस्तान से जुड़ रहा, क्या किसी व्यक्ति का जो तार है वो चाइना से जुड़ रहा, क्या कोई किसी फॉरेन कंट्री के संपर्क में। और सोनम वांगचुक चूंकि पाकिस्तान गए भी थे तो उस दौरान जाँच पड़ताल क्यों नहीं की गई। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसको लेके अब एक सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे सवालों को नहीं उठाया जाएगा मतलब बड़ा साफ है कि हम एक जागरूक नागरिक नहीं। बहरहाल सोनम वांगचुक की जो पत्नी गीतांजलि हैं वो इस समय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही, चूंकि अब दशहरे और नवरात्रि की छुट्टी थी, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट बंद है। लेकिन 6 अक्टूबर को अगर सुप्रीम कोर्ट खुलता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 6 अक्टूबर को ही इस मामले में सुनवाई हो जाएगी, और अगर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन होगा उससे बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबरें, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करे।